ये कितना अजीब है ना कि जिस रेलवे निज़ाम ने पूरे हिंदुस्तान को एक दूसरे से जोड़ा वो ही उसकी माशी तबाही की एक बड़ी वजह भी बना। बरतानवी राज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, तजादात से भरी हुई, जहां तरक्की और तनज़ली का सफ़र एक साथ चलता रहा। तो आइए उस पेचीदा विरासत की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि तारीख के इस अहम दौर ने आखिर बरे सगीर पर अपने क्या नकूश छोड़े। ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, जब ब्रितानवी ताजिर मुनाफे की तलाश में हिंदुस्तान के साहलों पर पहुंचे। लेकिन बहुत जल्द ही तिजारत की जगह सियासत ने ले ली और देखते ही देखते एक तिजारती कंपनी एक पूरी सल्तनत बन गई। इस तब्दीली ने बर्रे सगीर के समाजी, सियासी और माशी मतलब हर ढांचे को जड़ से हिलाकर रख दिया। अच्छा, तो इस बहुत बड़ी तब्दीली का जो सबसे गहरा असर पड़ा वो था हिंदुस्तान की माईशत पर। आइए सबसे पहले इस नुकसान का जायज़ा लेते हैं जिसने सदियों की खुशहाली को ज़वाल में बदल दिया। देखें, बरतानवी राज का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान की जो सदियों पुरानी खुद कफील मईशत थी ना, उसे शदीद नुकसान पहुंचा। एक ऐसा खित्ता जो कभी पूरी दुनिया की टेक्सटाइल मार्केट पर राज करता था, अब वो बरतानिया की फैक्ट्रियों के लिए सिर्फ खाम माल सप्लाई करने वाला बनकर रह गया। हुआ ये कि बरतानिया की फैक्ट्रियों से आने वाली सस्ते कपड़े ने यहाँ के मकामी दस्तकारों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया। ढाका की वो मशहूर ज़माना मलमल, जिसकी पूरी दुनिया में धूम थी, वो बस तारीख का एक हिस्सा बनकर रह गई। और दूसरी तरफ किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपनी खुराक वाली फसलें छोड़कर नील और कपास जैसी फसलें उगाएं, जिसका नतीजा शिद्दत कहत की सूरत में निकला और लाखों जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ गईं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, तारीख कभी भी एक रुखी नहीं होती। इस माशी तबाही के साथ साथ एक नई दुनिया की तामीर भी हो रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसकी बुनियादें ब्रिटिश इंजीनियरिंग और इंतज़ामिया पर रखी जा रही थी। अंग्रेज़ों ने बरे सगीर में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा जाल बिछा दिया। हाँ, ये सच है कि इसका बुनियादी मकसद अपनी फौजी और माशी ग्रिप को मजबूत करना था, लेकिन इन्हीं तब्दीलियों ने जाने अनजाने में हिंदुस्तान को जदीद दौर में दाखिल होने की एक बुनियाद भी फराहम कर दी। ज़रा सोचें, हज़ारों मील पर फैला रेलवे का निज़ाम, जिसने पहली बार पूरे बर्रे सगीर को आपस में जोड़ा। नए स्कूलों ने मगरबी तालीम के दरवाजे खोले और डाक के निज़ाम ने राब्ते को इतना तेज़ कर दिया जितना पहले कभी नहीं था। यही वो बुनियादें थीं जिन्होंने मुस्तकबिल के हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की शक्ल बनाने में अहम किरदार अदा किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ही दौर में तरक्की और तबाही दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। यही तजाद हमें बरतानवी राज की मीरास के सबसे मुश्किल सवाल की तरफ ले जाता है कि भाई इसका हिसाब आखिर किया जाए तो कैसे किया जाए। यहाँ हमें एक ही तस्वीर के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख नज़र आते हैं। एक तरफ तबाहाल मुकामी सनतें हैं और दूसरी तरफ जदीद दौर की सबसे बड़ी अलामत यानी रेलवे। ये सिर्फ दो अलग अलग कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि एक ही हकीकत के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस दौर की असल हकीकत यही थी कि तरक्की की कीमत नुकसान से अदा की गई। हर नई रेलवे लाइन के पीछे हजारों बेरोजगार जुलाहों की कहानी छुपी हुई थी। ये एक ऐसा पेचीदा सौदा था जिसका नफा और नुकसान आज तक गिना जा रहा है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जब तारीख में तामीर और तखरीब दोनों एक साथ मिलें तो फैसला कौन करता है? क्या हम इसे फायदे के तराजू में तोलें या नुकसान के? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल हमें अपनी तारीख को बेहतर तरीके से समझने पर मजबूर ज़रूर करता है। इस मीरास को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? 1857 एक ऐसा साल जो बरे सगीर की तारीख में हमेशा के लिए जैसे कुंदा हो गया। ये कोई आम बगावत नहीं थी, नहीं, बल्कि ये तो आज़ादी की वो पहली जंग थी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए इस कहानी को ज़रा करीब से देखते हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि हर बड़ी आग के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है। तो बस 1857 की जद्दोजहद के लिए भी ये चिंगारी एक ऐसी जगह से भड़की जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, और फिर देखते ही देखते इसने पूरे शुमाली हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। जरा इस मंजर को जहन में लाएं। जगह है मेरठ की छावनी। हवा में एक अजीब सा तनाव है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्दियों में मलबूस हिंदुस्तानी सिपाही एक ऐसे फैसले के दहाने पर खड़े हैं जो ब्रिटिश सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख देने वाला है। और फिर वो लम्हा आ ही गया। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपने बरतानवी अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक फौजी बगावत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो आज़ादी की उस लंबी जद्दोजहद का आगाज था जो बरतानवी राज को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो जो मेरठ से चिंगारी उठी थी ना, वो अब एक शोला बन चुकी थी। अब ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं रही थी, नहीं, बल्कि आम लोग भी इस मैदान में कूद पड़े थे और जंग का दायरा बस फैलता ही चला गया। तो बागियों का पहला कदम था मेरठ में बगावत, लेकिन वो वहीं रुके नहीं। उनका दूसरा और शायद सबसे अहम कदम था दिल्ली की तरफ मार्च। अब दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली मुगल सल्तनत का मरकज था। उस पर कब्जा करने का मतलब था इस जिद्दोजहद को एक कौमी तहरीक की शक्ल देना। ये बहुत किलीदी था। और हर बड़ी जद्दोजहद की तरह इसने भी कई रहनुमाओं को जन्म दिया। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बहादुर शाह जफर तक, इन सब रहनुमाओं ने अलग अलग इलाकों में बिखरी हुई बगावतों को इकट्ठा करने की, मुनज़्ज़म करने की बहुत कोशिश की। सच पूछें तो ये लोग अवाम के लिए हिम्मत और मुज़ाहमत की एक जिंदा अलामत बन गए। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इतनी हिम्मत, इतनी कुर्बानियों के बावजूद ये जिद्दोजहद अंग्रेज़ों को बरे सगीर से निकालने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी? इसकी नाकामी के पीछे कुछ बहुत ठोस वजूहात थीं। आइए ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। देखें, कामयाबी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थीं। एक तो मजबूत इत्तेहाद और दूसरा जदीद हथियार। लेकिन हकीकत क्या थी? बिल्कुल इसके उलट। बागियों में इत्तेहाद की शदीद कमी थी और वो पुराने हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक मुनज़्ज़म फौज और उस वक्त का जदीद तरीन असला था। बस यही फर्क था जो आखिर में फैसला कुन साबित हुआ। तो क्या मैदान जंग में नाकामी का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1857 की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये एक बाब का इख्तिताम जरूर था, लेकिन इसी ने एक नई और बहुत लंबी जद्दोजहद का आगाज भी किया, जिसने हिंदुस्तान की तारीख का रुख ही मोड़ दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस वाक़े को देखने का नज़रिया भी बदल गया। इसे महज एक बगावत या गदर के तौर पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के तौर पर याद किया जाने लगा। और यही वो पहचान थी जो आने वाली नस्लों के लिए एक मशले राह बन गई। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक नाकाम जंग ने मुस्तकबिल को कैसे बदल दिया? उसने आज़ादी के उस जज्बे को कैसे जिंदा रखा जिसने बिलाखिर 90 साल बाद बरतानवी राज का खात्मा किया? शायद इसका जवाब ही 1857 की जिद्दोजहद की असल मीरास है। सोचा है कि बस एक ख्याल, सिर्फ एक नया नजरिया पूरे के पूरे माशरे को कैसे बदल सकता है। आज हम इसी तब्दीली की कहानी को समझेंगे कि कैसे पुरानी जंजीरें टूटती हैं और एक नया दौर शुरू होता है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। एक तरफ है माजी जो फरसूदा रिवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ आज की दुनिया जिसे नई सोच और इल्म की रोशनी ने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि एक माशरे के इर्तिका की पूरी कहानी है। तो चलिए पहले ज़रा माजी में झांक कर देखते हैं, आखिर वो कौन सी रिवायात थी और माशरा कैसा था कि उसे बदलने की ज़रूरत पेश आई। तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो उस माशरे को आगे बढ़ने से रोक रही थी? वो कौन सी दीवारें थीं जो तरक्की की राह में खड़ी थीं? जवाब था फरसूदा रस्मो रिवाज। ज़रा सोचिए एक ऐसे मुआशरे के बारे में जहाँ इल्म सिर्फ कुछ खास लोगों तक महदूद हो, जहाँ औरतों को तालीम हासिल करने से रोका जाए, या जहाँ ज़ात पात की बुनियाद पर नाइंसाफ़ी आम हो। यही वो दीवारें थीं जिन्हें गिराना ज़रूरी था। लेकिन जैसा कि होता है, हर अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर होती है। इसी मुआशरे से कुछ लोग उठे जिन्होंने इन रिवायात को चैलेंज करने की हिम्मत की। उन्हें हम समाजी मसलेहीन यानी सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं। एक मुस्लिम सिर्फ कोई सोचने वाला या आलिम नहीं होता, नहीं, ये वो शख्स है जो मुआशरे के दर्द को महसूस करता है, उसकी खामियों पर सवाल उठाता है और फिर उसे बदलने के लिए मैदान में उतरता है, चाहे उसे कितनी ही मुखालिफत का सामना क्यों ना करना पड़े। इन मुस्लिहीन का सबसे ताकतवर हथियार था इल्म यानी एजुकेशन। इनका फलसफा बहुत सीधा सा था, जहालत अंधेरा है और तमाम बुराइयों की जड़ भी, और इस अंधेरे को सिर्फ और सिर्फ इल्म की रोशनी से ही मिटाया जा सकता है। और उनका दूसरा हथियार था मसावात का असूल यानी इक्वालिटी। उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की कि भाई तमाम इंसान बराबर पैदा हुए हैं और किसी को भी ज़ात, रंग, नस्ल या जिन्स की बुनियाद पर ऊंचा या नीचा समझना इंसानियत की तौहीन है। लेकिन सिर्फ अच्छे ख्यालात से मुआशरा नहीं बदलता, है ना? इन ख्यालात को अमल में लाने की ज़रूरत होती है।
तो इन मुस्लिहीन ने इल्म और मसावात के इन नजरियात को हकीकत का रूप कैसे दिया, आइए देखते हैं। इनका मंसूबा बहुत वाज़ेह था और 3 मरहलों पर मुश्तमिल था। पहला कदम स्कूलों का क़याम ताकि इल्म का दरवाज़ा सबके लिए खुल जाए। दूसरा कदम किताबों की इशाअत ताकि उनके ख्यालात दूर दूर तक फैल सके। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, लोगों में तालीम का शौक़ पैदा करना ताकि ये सिर्फ एक मुहिम ना रहे बल्कि एक अवामी तहरीक बन जाए। तो इन तमाम कोशिशों का नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा एक इनकलाब था, एक ऐसी नई सुबह जिसने माशरे का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। नतीजा ये निकला कि समाजी इस्लाहात की जड़ें मजबूत हुईं, वो फरसुदा रिवायात, वो जंजीरें जिनकी हमने शुरू में बात की थी, एक एक करके टूटने लगीं और माशरा तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। और यही इस पूरी कहानी का खुलासा है। इस्लाही तहरीकों ने मुआशरे को बेहतर बनाया। ये एक सादा सा जुमला लगता है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि तब्दीली नामुमकिन नहीं अगर हिम्मत और सही नजरिया साथ हों। ये कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर ला खड़ा करती है। अगर उन्होंने अपने दौर की बुराइयों को शिकस्त दी तो हमारे दौर की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई क्या है, और इसे ख़त्म करने के लिए आज की सबसे बड़ी इस्लाही तहरीक कौन सी होगी, इस पर ज़रूर सोचिएगा। बड़ी बड़ी तहरीकें जो है ना, वो अचानक पैदा नहीं होती। उनकी शुरुआत तो अक्सर छोटी छोटी बातों से होती है, एक ऐसी चिंगारी से जो देखते ही देखते पूरे समाज में फैल जाती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही तहरीक की कहानी देखते हैं कि वो कैसे एक ख्याल से हकीकत बन गई। तो सवाल ये उठता है कि हर बड़ी तहरीक आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या उसके पीछे किसी एक शख्स का मंसूबा होता है या फिर ये बहुत सी आवाज़ों का शोर होता है? इसकी जड़ें वो कहाँ होती हैं? चलिए मिलकर इस कहानी की तह तक पहुँचते हैं। इस कहानी का आगाज ये होता है 19वीं सदी के हिंदुस्तान में। ये वो दौर था जब लोगों के दिलों में ना अपने हुकूक का एहसास जाग रहा था, लेकिन मसला ये था कि ये एहसास अभी बिखरा हुआ था और इसी पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू होने वाली थी। ये कोई मंसूबाबंद तहरीक नहीं थी, नहीं, इसकी शुरुआत तो गलियों, बाजारों और चाय खानों में होने वाली गुफ्तगू से हुई। लोग बात कर रहे थे किस चीज़ पर? तालीम पर, नौकरियों में बराबरी पर और हाँ, हुकूमत में अपनी नुमाइंदगी जैसे बुनियादी हुकूक पर। ये एक पुरजोश बहस थी, लेकिन बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म, और ये पूरे मुल्क में फैल रही थी। लेकिन जाहिर है सिर्फ बातें काफ़ी नहीं थी। ये जो बिखरी हुई एनर्जी थी ना, इसका एक जगह जमा होना बहुत ज़रूरी था, वरना क्या होता, ये सब ज़ाया हो जाती। एक ऐसे मकसद की ज़रूरत थी जो इन सब आवाज़ों को एक डायरेक्शन दे सके, और इसी ज़रूरत को समझा गया। उस वक्त के कुछ रहनुमाओं ने फैसला किया कि इन बिखरी हुई आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। मकसद बिल्कुल साफ था, एक मुनज़्ज़म जगह पर बैठकर एक मुश्तरका प्लान बनाया जाए ताकि ये आवाज़ें ये अब एक मुत्तहिदा क़ुव्वत बन सकें। और फिर वो तारीखी लम्हा आया जब एक गैर रस्मी गैदरिंग ने एक बाकायदा तंजीम की शक्ल इख्तियार कर ले। हाँ, ये वो लम्हा था जब एक बहस ने एक पूरी तहरीक की बुनियाद रख दी। ये साल था 1885। तारीख में एक बहुत ही अहम मोड़। जी हाँ, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। ये पहली ऐसी तंजीम थी जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था। अब बात साफ थी, हकूक की लड़ाई अब सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि एक प्रॉपर मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत लड़ी जानी थी। देखिए, तंजीम तो बन गई, लेकिन अब चैलेंज ये था कि इसे आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए, लाखों लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए ज़रूरत थी एक सादा और ताकतवर पैगाम की, एक ऐसा नारा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। ये इस पूरे सफ़र को ज़रा दोबारा देखते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? हुकूक पर एक बिखरी हुई बहस की चिंगारी से। फिर क्या हुआ? ये सब आवाज़ें एक हॉल में जमा हो गईं और इसके नतीजे में 1885 में एक बाकायदा तहरीक ने जन्म लिया। लेकिन अब भी इस तहरीक को एक नारे की जरूरत थी, एक ऐसा नारा जो उसकी रूह को, इसके मकसद को बयान कर सके। आखिर वो कौन सा एक लफ्ज था, सिर्फ एक लफ्ज जो इस नई तहरीक की पूरी रूह को, उसके अजीम मकसद को और हाँ, लाखों लोगों की उम्मीदों को अपने अंदर समेट सकता था। वो लफ्ज था आज़ादी। ये एक ऐसा लफ्ज था जो सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल का ख्वाब बन गया, और यही ख्वाब था जिसने आने वाली दहाइयों में तारीख का रुख ही बदल कर रख देना था। आज़ादी की कहानी में बहुत से मोड़ आए हैं ना, लेकिन आज हम एक ऐसे बाप की बात करेंगे जिसने पुरअमन तरीके से तारीख का धारा ही बदल दिया, और वो थी 1920 की अदम ताउन तहरीक। देखिए, तारीख में ना कुछ साल ऐसे होते हैं
जो सिर्फ साल ही में थे वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं एक पूरी कौम के लिए। और हिंदुस्तान के लिए 1920 बिल्कुल वैसा ही एक साल था। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर 1920 में ऐसा हुआ क्या था? क्या था वो जिसने ब्रितानवी राज के खिलाफ जद्दोजहद को एक एकदम नई, एक पावरफुल डायरेक्शन दे दी? चलें इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो 1920 में ना आज़ादी की लड़ाई में एक नया रास्ता सामने आया, और ये रास्ता किसी हथियार का नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक ख्याल का रास्ता था। एक ऐसा पावरफुल आइडिया जिसने बरतानवी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी, और वो ख्याल था अदम ताउन का। अच्छा, तो ये जो लफ्ज़ है अदम ताउन, सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन इसका असल मतलब क्या था? अमली तौर पर इससे क्या मुराद थी? तो देखें, अदम ताउन का सीधा सीधा मतलब था ब्रितानवी हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का कोऑपरेशन करने से साफ इनकार कर देना। यानी अगर अवामी हुकूमत का साथ न दे तो हुकूमत चलेगी कैसे? यही इसके पीछे की स्ट्रैटेजी थी। अवाम की सपोर्ट हटा लो और पूरा ढांचा कमजोर पड़ जाएगा। अब इस आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए, इसे हकीकत बनाने के लिए एक मुल्क गिर बायकॉट की कॉल दी गई। और ये कोई छोटा मोटा बायकॉट नहीं था, इसका दायरा बहुत बड़ा था। लोगों ने अपने बच्चों को बरतानवी स्कूलों से उठा लिया, वकीलों ने अंग्रेजी अदालतों में जाना छोड़ दिया, और यहाँ तक कि बाहर से आने वाले कपड़ों का भी बायकॉट कर दिया गया। मतलब हर सतह पर, हर जगह बरतानवी निजाम को रिजेक्ट किया जा रहा था। ये खुला ऐलान था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिए, अदालतें छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिए, तो फिर मुतबादिल क्या था? ऑल्टरनेटिव क्या था? और इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही मामूली, बहुत ही सादा सी चीज में छुपा था, चरखा। जी हाँ, चरखा। ये सिर्फ धागा काटने या कपड़ा बनने की मशीन नहीं रह गया था, नहीं, ये तो एक सिंबल बन गया था। इस चीज का, माशी आजादी का, खुद इन्हिसारी का, और अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिमत का। सोचें, अपना कपड़ा खुद बनाना, ये अंग्रेजों पर डिपेंडेंसी खत्म करने की तरफ कितना बड़ा कदम था। तो ये जो सब कुछ हो रहा था ना, ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, ये तो दरअसल एक पुरअमन इंकलाब का आगाज था। और यही इस तहरीक की सबसे खास बात थी, इसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल डाला। अब सिर्फ खत लिखने और दरखास्तें देने का दौर खत्म हो रहा था, इसकी जगह ले रही थी एक एक्टिव नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। यानी अब सिर्फ एहतजाज नहीं हो रहा था, बल्कि अंग्रेजों के पूरे सिस्टम के साथ तावन करने से ही इनकार किया जा रहा था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है कि क्या वाकई बगैर हथियारों के की जाने वाली मुजाहिमत सबसे ज्यादा ताकतवर होती है? सोचें जरा, एक इतनी आम सी चीज नमक, क्या ये किसी सल्तनत के खिलाफ मुजाहमत की सबसे बड़ी अलामत बन सकती है? आज हम जिस वाक़े की बात कर रहे हैं इसमें बिल्कुल यही हुआ था। चलें देखते हैं कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ। तो यही तो असल सवाल है ना, कि नमक जैसी रोजमर्रा की चीज आखिर इतने बड़े एहतजाज की पहचान कैसे बन गई? ये सवाल हमें सीधा तारीख के एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले जाता है। चले इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ना एक तारीखी सफर से शुरू होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक एहतजाज का आगाज। साल था 1930। जहन में रखिएगा ये साल, ये सिर्फ कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसे दौर का आगाज था जो तारीख का रुख बदलने वाला था। तो हुआ ये कि 1930 में हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग समंदर की तरफ एक तारीखी मार्च पर निकल पड़े। और ये कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये उम्मीद और इज्तिमाई ताकत का एक जबरदस्त मुजाहरा था। सब एक मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे। ये मार्च आहिस्ता आहिस्ता अपने उरूज पर पहुंच रहा था, एक ऐसे मुकाम पर जहां एक बहुत ही सादा सा अमल एक पूरी सल्तनत को ललकारने वाला था। तो अब बात करते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की, कानून शेकनी का अमल। तो जब ये सारे लोग चलते चलते साहिल पर पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही मामूली सा काम किया। क्या किया? बस ज़मीन से नमक उठाना शुरू कर दिया। देखने में तो ये एक छोटा सा, बिल्कुल आम सा अमल था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ था। ये जो नमक उठाने का सादा सा अमल था ना, दरअसल यही थी कानून शिकनी, यानी एक गैर मुनसिफाना कानून को सबके सामने जानबूझकर तोड़ना। बात ये थी कि ब्रितानी हुकूमत ने नमक जैसी बुनियादी ज़रूरत पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया था, जो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। तो इस कानून को तोड़ने का मतलब था सीधा सीधा ब्रितानी राज के इख्तियार को चैलेंज करना।
और नमक उठाने का ये अमल सिर्फ एक दिन के एहतजाज पर ख़त्म नहीं हुआ। नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने पूरे मुल्क में एक आग सी लगा दी, और यहीं से हुआ एक तहरीक का जन्म। इसी एक छोटे से अमल से एक बहुत बड़ी तहरीक ने जन्म लिया। नाम था उसका सिविल नाफरमानी तहरीक, और सच पूछें तो ये नाम ही उसकी पूरी ताकत को जाहिर कर देता है। इस तहरीक का मरकजी ख्याल क्या था? बहुत सादा, लोगों ने बरतानवी कानून को तोड़कर एहतजाज किया, और ये बात सिर्फ नमक के कानून को तोड़ने तक महदूद नहीं रही। नहीं, बल्कि ये एक कॉल थी, एक अपील थी कि हर उस कानून को पुरअमन तरीके से मुस्तरद कर दिया जाए जिसे अवाम अपने लिए गैर मुनसिफाना समझते थे। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर एक छोटा सा अमल कैसे इतनी बड़ी तहरीक को जन्म दे सकता है। नमक मार्च की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि कभी कभी सबसे सादा, सबसे मामूली चीजें ही सबसे ताकतवर पैगाम देती हैं, और एक अलामती कदम में इतनी ताकत होती है कि वो लाखों लोगों को एक साथ जोड़कर तारीख का धारा ही मोड़ दे। टेट की तारीख का सिलेबस देखकर अक्सर परेशानी होती है ना? बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन क्या हो अगर कामयाबी का एक खुफिया रास्ता सीधा पिछले साल के सवालों से होकर गुजरता हो? आइए इस रास्ते को एक साथ मिलकर समझते हैं। ये एक जानी पहचानी कहानी है, तारीख का एक समंदर जैसा निसाब, और ये उलझन कि भाई शुरू कहाँ से करें, और उससे भी ज़्यादा अहम ये कि आखिर पढ़ना क्या है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, सारा निसाब रटने के बजाय तैयारी का एक कहीं ज़्यादा स्मार्ट, एक ज़्यादा बेहतर तरीका मौजूद है, और वो स्मार्ट तरीका है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सिर्फ पुराने सवालात नहीं हैं, ये एक तरह से समझें कि एक खजाने का नक्शा है। ये हमें बताते हैं कि इम्तिहान लेने वाले क्या सोच रहे हैं और कौन से मौज़ूआत सबसे ज़्यादा कीमती हैं। तो ठीक है, बातें बहुत हो गईं, अब असल काम की तरफ आते हैं। आइए कुछ ताज़ा तरीन सवालात देखते हैं और समझते हैं कि ये खजाने का नक्शा हमें असल में क्या दिखा रहा है। पहला इशारा 2023 के पर्चे से। सवाल था 1857 की जंग कहाँ से शुरू हुई, और इसका जवाब है मेरठ। अब यहाँ एक लम्हे के लिए सोचें। सवाल जंग की वजूहात या उसके नताइज पर नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल ठीक शुरुआती मकाम के बारे में है। इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि अहम वाक़यात की जो ख़ास तफसीलात हैं, जैसे कब, कहाँ, किसने, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगला सवाल देखते हैं 2022 से। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? सही जवाब सर सैयद अहमद खान। अब देखें, एक पैटर्न बनता नज़र आ रहा है ना? पहले एक अहम वाक़या और अब एक अहम समाजी तहरीक और उसके बानी। ये एक साफ इशारा है कि तहरीकें और उनको चलाने वाली शख्सियात हॉट टॉपिक्स हैं। चलें 2021 की तरफ। यहाँ सवाल थोड़ा अलग है। दांडी मार्च किस तहरीक से मुताल्लिक है? इसका ताल्लुक था सिविल नाफरमानी की तहरीक से। यहाँ गौर करें, इम्तिहान लेने वाला सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि दांडी मार्च क्या था, बल्कि ये भी कि वो किस बड़ी तहरीक का हिस्सा था। इसका मतलब ये हुआ कि वाक़यात को अलग से नहीं, बल्कि उनके पूरे सियाक़ो सबाक में समझना ज़रूरी है। तो हालिया बरसों का रुझान तो वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? आइए वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न कितना पुराना है। 2019 का पर्चा उठाते हैं। सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC कब कायम हुई? जवाब 1885। देखा, एक और अहम तंजीम और उसकी बुनियाद की तारीख। ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि तारीखों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर जब वो किसी बड़ी तंजीम के बनने से जुड़ी हों। और हमारी आखिरी मिसाल 2018 से। आर्या समाज के बानी कौन थे? जवाब है दयानंद सरस्वती। ये सवाल तो बिल्कुल 2022 के अलीगढ़ तहरीक वाले सवाल जैसा है। 2 अलग अलग साल, 2 अलग तहरीकें, लेकिन सवाल पूछने का अंदाज एक ही है, बानी कौन था। तो भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक वाज़ेह बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न है। तो इन तमाम इशारों को जोड़कर आखिर तस्वीर क्या बनती है? अब वक्त है कि इस सारे तज्ज़िये को एक ऐसी हिकमत अमली में बदला जाए जो इम्तिहान में सीधा सीधा ये टाइमलाइन सब कुछ वाज़ह कर देती है। 1857 की जंग आज़ादी, फिर अलीगढ़ और आर्या समाज जैसी तहरीकें, उसके बाद INC का बनना और फिर 1930 का दांडी मार्च।
ये सब जदीद हिंदुस्तानी तारीख के वो संगे मील हैं जिनके इर्द गिर्द इम्तिहान घूमता नजर आता है। मतलब इम्तिहान का फोकस एक खास दौर पर है और ये स्लाइड इसी दौर को हमारे सामने रखती है। हासिल कलाम ये है, अपनी तैयारी को बिखरने न दें, अपनी पूरी तवानाई इन चीज़ों पर लगाएं जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, बड़े वाक़यात, अहम तहरीकें और उनके बानी और किलीदी तारीखें। पिछले सालों के सवालात बार बार यही कह रहे हैं, हमें बस सुनने की ज़रूरत है। तो इस सारे तज्ज़िये के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस पैटर्न को समझते हुए अगला मुमकिना हॉट टॉपिक क्या हो सकता है? इस सवाल पर गौर करना ही तैयारी को दूसरों से एक कदम आगे ले जाएगा।